नमस्कार विद्यार्थियों। एक बार फिर से आप सभी का बीएसटीसी रैंकर जोन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप सफलता की अचूक और बेहतरीन तैयारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास आप मिस ना करें। आज की इस विशेष लाइव क्लास में या कह लीजिए इस महत्वपूर्ण अध्ययन सत्र में हम प्री बीएसटीसी सॉल्व्ड पेपर्स के कुछ ऐसी चुनिंदा और बहुत ही जरूरी सवालों को डीकोड करेंगे जो अक्सर परीक्षा में आपकी रैंक तय करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 90 तक के बहुविकल्पीय प्रश्नों को मतलब एमसीक्यूज को हल करेंगे। और हाँ, ये लाइव क्लास केवल सही उत्तर जानने के बारे में नहीं है, बल्कि परीक्षा हॉल के उस प्रेशर में कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखने के बारे में है। हाँ, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए, क्लास एक अच्छे और सफल विद्यार्थी की पहचान केवल रटने की क्षमता में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि वो परीक्षक के दिमाग को कितनी अच्छी तरह पढ़ पाता है। जब हम आज इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, तो हमारा मुख्य ध्यान इस बात पर होगा कि सही विकल्प सही क्यों है, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात ये कि बाकी 3 विकल्प गलत क्यों हैं। तो विकल्पों के बीच छिपे भ्रम को दूर करना और परीक्षा के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल स्पष्ट करना ही इस लाइव क्लास का असली उद्देश्य है। तो चलिए पूरे ध्यान और एकाग्रता के साथ आज के इस इंटरैक्टिव सेशन की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए विद्यार्थियों, बिना समय गवाए हम सीधे अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान के भूगोल और धार्मिक स्थलों से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81। प्रश्न है, गलियाकोट में किस संत की मजार है? ऑप्शन ए संत फखरुद्दीन, ऑप्शन बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन सी बुरहान चिश्ती, ऑप्शन डी हमीदुद्दीन नागौरी। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आप सभी के पास सोचने के लिए ठीक 10 सेकंड का समय है। आराम से विकल्पों को देखिए और लाइव चैट में अपना उत्तर बताइए। समय समाप्त हुआ क्लास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संत फखरुद्दीन। जब मैं इन ऑप्शंस को गहराई से देखती हूँ तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और हमीदुद्दीन नौगोरी जैसे नाम बहुत ही परिचित लगते हैं। मुझे लगता है कि एक विद्यार्थी के रूप में परीक्षा हॉल के दबाव में कोई भी आसानी से इन जाने पहचाने नामों की तरफ आकर्षित हो सकता है। सही कहा ना मैंने? सही पकड़ा आपने, और यही तो परीक्षक की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक चाल होती है। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, ये प्रश्न राजस्थान की कला, संस्कृति और विशेष रूप से धार्मिक स्थलों से सीधा पूछा गया है। परीक्षा में अक्सर मज़ारों, दरगाहों और प्रमुख संतों के मुख्य स्थानों के बारे में सीधे तौर पर मिलान करने वाले प्रश्न आते हैं। अब देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी और हामिदुद्दीन नगोरी जी हमारे राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध सूफी संत हैं, लेकिन परीक्षा में केवल प्रसिद्ध होना काफी नहीं है, आपको सटीक स्थान का ज्ञान होना आवश्यक है। जब भी गलियाकोट का नाम आए तो दिमाग में बिना किसी भ्रम के सीधा संत फखरुद्दीन की मजार का चित्र भरना चाहिए। इसलिए अपनी तैयारी के दौरान स्थानों और उनसे जुड़े संतों की एक स्पष्ट लिस्ट जरूर बनाएं, ताकि ऐसे भटकाने वाले ऑप्शंस में आप कभी ना उलझें। यह बहुत ही सटीक रणनीति है। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यानी गलत विकल्पों को हटाने की टेक्निक बहुत काम आती है। तो विद्यार्थियों, चलिए अब इतिहास की उन महान इमारतों की तरफ चलते हैं जो राजस्थान की पहचान है। क्वेश्चन नंबर 82। प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए जैन तीर्थंकर, ऑप्शन बी जैन मुनि, ऑप्शन सी जैन व्यापारी, ऑप्शन डी जैन राजा। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? क्लास अपना समय लीजिए, 10 सेकंड है आपके पास। ध्यान से सोचिए कि चित्तौड़गढ़ जैसी जगह पर निर्माण कौन करवा सकता है। चलिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जैन व्यापारी। इतिहास की किताबों में हम हमेशा राजाओं और महाराजाओं की शौर्य गाथाएं ही पढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ जैसे विशाल और ऐतिहासिक किले का नाम आते ही स्वाभाविक रूप से किसी जैन राजा पर ही टिक करने का मन करता है। मुझे तो लगता है कि ये प्रश्न सीधे तौर पर हमारी उसी सामान्य सोच पर प्रहार करता है। 100% सही बात है ये। क्लास, इसे हम कॉग्निटिव बायस या हमारी पूर्व निर्धारित सोच का प्रभाव कहते हैं। अक्सर जब हम किसी बड़े ऐतिहासिक स्तंभ, किले या इमारत के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली छवि किसी महान राजा या शासक की ही आती है। परीक्षक इस मानवीय मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से समझता है।
इसीलिए देखिए, विकल्पों में बड़ी ही चालाकी से जैन राजा भी दिया गया है ताकि विद्यार्थी जल्दबाजी में उस पर टिक कर दें। लेकिन चित्तौड़गढ़ के इस प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ के मामले में ऐतिहासिक तथ्य बिल्कुल अलग है। इसका निर्माण एक जैन व्यापारी द्वारा करवाया गया था। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रश्न हमें ये सिखाता है कि ऐतिहासिक इमारतों के निर्माणकर्ताओं के नाम पढ़ते समय हमें उनके पद या पेशे पर भी खास ध्यान देना चाहिए। हमेशा शासकों ने ही निर्माण नहीं करवाए, कई महत्वपूर्ण स्मारक व्यापारियों द्वारा भी बनवाए गए हैं। वाकई ये प्रश्न जल्दबाजी में गलती करवाने के लिए ही बना था। विद्यार्थियों, आदत डाल लीजिए कि हमेशा चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ें और अपनी स्वाभाविक सोच को तथ्यों पर हावी ना होने दें। इतिहास की इन महान इमारतों से निकलकर अब जरा मैदान की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल सीधे हमारे राज्य के प्रतीकों से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 83 प्रश्न है, राजस्थान का राज्य खेल है ऑप्शन ए बास्केटबॉल, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी खो खो, ऑप्शन डी घुड़सवारी। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? एक बार फिर से आपके पास 10 सेकंड का समय है। ये बहुत ही सीधा सवाल लगता है, पर धोखा हो सकता है। अपना उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बास्केटबॉल। यह प्रश्न देखने में जितना आसान और सीधा लगता है, परीक्षा के दबाव में ये उतना ही खतरनाक साबित हो सकता है। जब हम राजस्थान के ग्रामीण परिवेश की बात करते हैं, तो कबड्डी और खो खो जैसे खेल हर गली, मोहल्ले और स्कूल के मैदान में खेले जाते हैं। ऐसे में बास्केटबॉल का राज्य खेल होना थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है। यही वो बिंदु है जहां भावनाएं और जमीनी हकीकत आधिकारिक तथ्यों पर भारी पड़ जाती हैं। विद्यार्थियों और राज्य के प्रतीकों यानी स्टेट सिंबल्स से परीक्षा में किसी न किसी रूप में हमेशा एक प्रश्न बनता ही है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि परीक्षक ने विकल्प कैसे चुने हैं। विद्यार्थियों को अक्सर ये लगता है कि जो खेल मिट्टी से जुड़ा है या जो पूरे राज्य में सबसे ज्यादा खेला जाता है, वही राज्य खेल होगा। बस यही वो भ्रम है जो परीक्षा में माइनस मार्किंग की तरफ ले जाता है। आधिकारिक तौर पर राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल ही है। इस तरह के तथ्यात्मक प्रश्नों में कोई लॉजिक, भावना या अनुमान काम नहीं आता। यहां केवल आपकी सटीक याददाश्त ही आपको पूरे अंक दिलाएगी। इसलिए मेरे माननीय, राज्य के सभी प्रतीकों को बिना किसी भ्रम के अच्छी तरह कंठस्थ कर लीजिए। बहुत ही स्पष्ट संदेश है क्लास के लिए। तथ्यों को लेकर कोई भी अनुमान नहीं लगाना चाहिए, रटना पड़ेगा इसे तो। चलिए विद्यार्थियों, अब हम आधुनिक इतिहास और किसान आंदोलनों के एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न का विश्लेषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए बख्तावर खान, ऑप्शन बी मुबारक खान, ऑप्शन सी यासिम खान, ऑप्शन डी अब्दुल्ला खान। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न के विकल्प थोड़े उलझाने वाले हैं। आपके पास 10 सेकंड है। ध्यान से नाम पढ़िए और अपना सही उत्तर लाइव चैट में लिखिए। चलिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यासीन खान। यहाँ ऑप्शंस की बनावट मुझे सच में बहुत हैरान कर रही है। बख्तावर खान, मुबारक खान, यासीन खान, अब्दुल्ला खान। अगर किसी विद्यार्थी ने विषय को गहराई से नहीं पढ़ा है और सिर्फ इतना याद कर लिया है कि मेव आंदोलन का नेता कोई खान था, तो उसके लिए तो परीक्षा हॉल में ये चारों विकल्प एक जैसे ही हो गए। ये तो पूरी तरह से फंसाने वाला सवाल है। बिल्कुल, और यहीं आधी अधूरी तैयारी का सबसे बड़ा नुकसान होता है। क्लास कृषक और जनजाति आंदोलन राजस्थान के इतिहास का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है और हर साल यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जब हम मेव कृषक आंदोलन की बात करते हैं तो इसका नेतृत्व मुख्य रूप से यासीन खान ने किया था। परीक्षक ने चारों विकल्पों में जो नाम दिए हैं वे सभी एक ही समुदाय से संबंधित प्रतीत होते हैं और सबके अंत में खान लगा है। ये जानबूझकर किया गया है ताकि रटने वाले या सतही पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी बुरी तरह उलझ जाएं। इसलिए आंदोलनों के प्रमुख नेताओं के पूरे नाम, उनके कार्यक्षेत्र और उनकी मुख्य गतिविधियों को बहुत ही सावधानी और स्पष्टता के साथ याद करना आवश्यक है। नामों की इस तरह की समानता से बचने का एक ही तरीका है, सटीक और बार-बार रिवीजन। एकदम सही। रिवीजन ही सफलता की असली कुंजी है। आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। विद्यार्थियों, अब हम इतिहास के पन्नों से निकलकर राजस्थानी साहित्य की ओर बढ़ते हैं। साहित्य के ये शब्द अक्सर विद्यार्थियों को बहुत भारी लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 प्रश्न है, राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध संतों का जीवन चरित्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मार्सिया, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी पर्ची और ऑप्शन डी ख्यात।
अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्लास, साहित्य का ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 10 सेकंड का समय लीजिए और अपना आंसर चैट में पोस्ट करें। समय पूरा हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पर्ची। मार्सिया, रूपक, ख्यात ये सभी राजस्थानी साहित्य का हिस्सा है, लेकिन पर्ची शब्द कुछ अलग सा लगता है। आम बोलचाल में हम पर्ची का मतलब कागज का एक छोटा टुकड़ा समझते हैं। क्या साहित्य में इसका अर्थ कुछ और है? बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया आपने यहाँ पर। विद्यार्थियों, राजस्थानी साहित्य और उसकी विशिष्ट शब्दावली के दृष्टिकोण से साहित्य के सेक्शन में ऐसे पक्के प्रश्न आते ही हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि संतों के उस जीवन चरित्र को क्या कहते हैं जो काव्य रूप में लिखा गया हो। ये जो पर्ची शब्द है ना, ये मूल रूप से परिचय से निकला है, यानी किसी महान संत का परिचय या उनकी जीवनी। जब ये जीवनी पद्य या काव्य के रूप में उपलब्ध होती है तो उसे राजस्थानी साहित्य में पर्ची कहा जाता है। बाकी विकल्प जैसे ख्यात या मार्सिया भी राजस्थानी साहित्य की ही विधाएं हैं, लेकिन उनके उद्देश्य अलग हैं। जैसे ख्यात मुख्य रूप से इतिहास और वंशावली से जुड़ी होती है। इसलिए साहित्य की इन अलग अलग विधाओं की परिभाषाएं आपकी उंगलियों पर होनी चाहिए, ताकि परीक्षा में आप शब्दों के असली अर्थ को पकड़ सकें। क्या बात है, परिचय से बना पर्ची। इस तरह शब्दों की जड़ तक जाने से चीजें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। साहित्य के बाद अब बात करते हैं लोक नाट्य की, जो हमारी संस्कृति का एक बहुत ही जीवंत हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 86। प्रश्न है, लच्छी राम किस लोक नाट्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए हेला ख्याल, ऑप्शन बी जयपुरी ख्याल, ऑप्शन सी शेखावाती ख्याल, ऑप्शन डी कुचमानी ख्याल। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से याद कीजिए और अपना उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कुचमानी ख्याल। हेला, जयपुरी, शेखावाती और कुचमानी ये सभी ख्याल के अलग अलग क्षेत्रीय प्रकार है। लक्ष्मीराम जी का नाम कुचमानी ख्याल से जुड़ा है, पर ऐसे अनगिनत कलाकार और लोक नाट्य हैं। एक विद्यार्थी के लिए इतने सारे नाम और उनसे जुड़ी शैलियों को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है भला? देखिए क्लास, कला और संस्कृति के हिस्से में लोक नाट्य एक ऐसा विषय है जहां से सीधे तथ्य पूछे जाते हैं। लच्छीराम जी का नाम कुचामनी ख्याल के साथ एक पर्याय की तरह जुड़ा हुआ है। आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि किस ख्याल का उद्गम कहाँ से हुआ और उसका मुख्य प्रवर्तक या कलाकार कौन है। ऐसे तथ्यों को याद रखने के लिए ना टेबल बनाना सबसे कारगर होता है। परीक्षा में ये प्रश्न इस तरह सीधे भी पूछा जा सकता है या फिर सुमिलित कीजिए यानी मिलान वाले प्रश्नों में भी ये तथ्य एक विकल्प के रूप में आ सकता है। इसलिए मेरा सुझाव यही है कि जब भी आप लोकनाट्य पढ़ें तो एक तरफ लोकनाट्य का नाम और दूसरी तरफ उसके प्रमुख कलाकार की एक सूची तैयार करें। इससे दिमाग में एक स्पष्ट खाका बन जाता है और फिर गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती। टेबल बनाकर याद करने की ये टेक्निक वाकई में बहुत समय बचाती है और आगे चलकर कंफ्यूजन दूर करती है। चलिए विद्यार्थियों, लोक नाट्य के मंच से उतरकर अब हम राजस्थानी हस्तशिल्प और कारीगरी की दुनिया में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। प्रश्न है, कलाबूत का संबंध है। ऑप्शन ए खाद्यान्न संग्रहण के मृण पात्र, ऑप्शन बी लकड़ी की कारीगरी, ऑप्शन सी गहनों को पिरोने वाला तार, ऑप्शन डी पत्थर की जड़ाई। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ये शब्द थोड़ा नया लग सकता है क्लास। 10 सेकंड है आपके पास, आराम से सोचिए और आंसर चार्ट में दीजिए। चलिए समय समाप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गहनों को पिरोने वाला तार। कलाबूत ये शब्द आम बोलचाल में तो बिल्कुल भी सुनने को नहीं मिलता। विकल्पों में मिट्टी के बर्तन यानी मृणपात्र, लकड़ी, पत्थर और गहनों का जिक्र है। ऐसा लगता है कि परीक्षक ने जानबूझकर हस्तशिल्प के बिल्कुल अलग-अलग क्षेत्रों को विकल्पों में रखा है ताकि तुक्का लगाने वाले विद्यार्थी तुरंत बाहर हो जाए। आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। विद्यार्थियों, राजस्थानी हस्तशिल्प और आभूषण कला की विशिष्ट शब्दावली का परीक्षण करने वाला यह एक बहुत ही स्तरीय प्रश्न है। आम बोलचाल में हम ऐसे शब्दों का प्रयोग बहुत कम करते हैं, इसलिए परीक्षा में जब ये शब्द आते हैं तो एकदम नए लगते हैं। कलाबूत शब्द का उपयोग विशेष रूप से उन तारों के संदर्भ में होता है जिनका प्रयोग गहनों को पिरोने या गूंथने के लिए किया जाता है। परीक्षक ने हस्तशिल्प के अलग अलग आयामों को विकल्पों में डाला है ताकि आपकी सटीक जानकारी की गहराई मापी जा सके।
ऐसे प्रश्न परीक्षा में विद्यार्थियों की सांस्कृतिक जानकारी और राजस्थानी शब्दावली पर उनकी पकड़ का असली परीक्षण करते हैं। आपको आभूषणों, वेशभूषा और हस्तशिल्प से जुड़े ऐसे स्थानीय शब्दों की एक अलग से सूची जरूर तैयार करनी चाहिए। स्थानीय शब्दावली हमेशा से ही परीक्षकों की पसंदीदा रही है। क्लास एक एक शब्द का अर्थ पता होना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, जो सीधे हमारे ग्रामीण परिवेश और पशुपालन से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 88। प्रश्न है गोडालिया है। ऑप्शन ए, पशुओं के शरीर पर दाग के निशान। ऑप्शन बी, एक लोक नृत्य। ऑप्शन सी, एक लोक नाट्य। ऑप्शन डी, एक वाद्य यंत्र। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आप सभी विद्यार्थी इसका उत्तर सोच लीजिए। आपके पास ठीक 10 सेकंड का समय है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पशुओं के शरीर पर दाग के निशान। देखिए, अगर मुझे इसका उत्तर नहीं पता होता तो सिर्फ गोडालिया नाम सुनकर मुझे ये कोई राजस्थानी लोक नृत्य या कोई अनोखा वाद्य यंत्र ही लगता। इसके नाम में एक ऐसी लय है जो कला से जुड़ी हुई लगती है। शायद परीक्षक भी यही चाहता है कि विद्यार्थी इस लय में फंसकर नृत्य या नाट्य पर टिक कर दें। यही तो इस प्रश्न की खूबसूरती है। क्लास, ये प्रश्न ग्रामीण संस्कृति और पशुपालन से जुड़ी एक बहुत ही अनूठी और पुरानी परंपरा को स्पष्ट करता है। इस प्रश्न के विकल्प इतने भ्रामक बनाए गए हैं कि जो विद्यार्थी यहाँ सिर्फ अंदाजा लगाता है वो पक्का गलती करेगा। परीक्षक ने जानबूझकर नृत्य, नाट्य और वाद्य यंत्र को ऑप्शंस में रखा है ताकि आपका ध्यान भटक जाए। लेकिन वास्तविकता ये है कि गोदालिया पशुओं की पहचान करने के लिए उनके शरीर पर बनाए गए दाग के निशान होते हैं। पुराने समय में जब पशुओं के बड़े बड़े झुंड होते थे तो मालिक अपने पशुओं को पहचानने के लिए उनके शरीर पर एक विशेष चिन्ह बना देते थे और इसी परंपरा को गोदालिया कहा जाता है। इसलिए परीक्षा में केवल शब्दों की ध्वनि पर अंदाजा लगाने की बजाय हमारी जमीनी ग्रामीण परंपराओं का सही और गहरा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कमाल का प्रश्न था ये। अंदाजा लगाने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक। ग्रामीण परंपराओं से निकलकर अब हम राजस्थान के सबसे रंग बिरंगे हिस्से यानी हमारे त्योहारों की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। प्रश्न है, गंगौर का त्योहार निम्न में से किससे संबंध है? ऑप्शन ए, विष्णु लक्ष्मी। ऑप्शन बी, राम सीता। ऑप्शन सी, शिव पार्वती। ऑप्शन डी, कृष्ण राधा। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। त्योहारों का ये सबसे जरूरी सवाल है क्लास। 10 सेकंड है, जल्दी से चार्ट में बताइए। समय समाप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिव पार्वती। राजस्थान में शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसने गंगौर का नाम न सुना हो, लेकिन जब बात विष्णु लक्ष्मी, राम सीता या कृष्णा राधा के साथ शिव पार्वती की आती है तो परीक्षा के तनाव में थोड़ी उलझन हो सकती है। क्या हम इस शब्द को तोड़कर इसका विच्छेदन करके कोई अर्थ निकाल सकते हैं? ये सबसे वैज्ञानिक और कभी ना भूलने वाला तरीका पूछा है आपने। विद्यार्थियों, राजस्थान के सांस्कृतिक परिदृश्य में त्योहारों का बहुत महत्व है और उनमें भी गणगौर का स्थान सबसे प्रमुख है। इस प्रश्न को हमेशा के लिए याद रखने के लिए आपको केवल इस शब्द की संरचना को समझना होगा। गणगौर शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, गण और गौर। यहाँ गण का अर्थ है भगवान शिव और गौर का अर्थ है माता गौरी यानी पार्वती। बस इस शब्द के मूल अर्थ को समझ लेने के बाद आपको कभी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि ये त्योहार पूरी तरह से शिव पार्वती की आराधना से जुड़ा है। परीक्षा में कई बार प्रश्न ऐसे आते हैं जिन्हें आप केवल उनके शब्दों का सही विच्छेदन करके ही आसानी से हल कर सकते हैं। राजस्थान की कला और संस्कृति को रटने के बजाय उसके पीछे छिपे अर्थ को समझने का प्रयास करें। बहुत ही शानदार और तार्किक तरीका है। शब्द को तोड़ो और उत्तर निकाल लो। चलिए विद्यार्थियों, अब हम आते हैं आज के हमारे अंतिम प्रश्न पर, जो कि बहुत ही दिलचस्प है और हमारी वर्तमान अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 90। प्रश्न है, राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024 में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक आए? ऑप्शन ए, जयपुर। ऑप्शन बी, उदयपुर। ऑप्शन सी, सीकर। ऑप्शन डी, अजमेर। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। करंट अफेयर्स का सबसे नया अपडेट है। आखिरी सवाल है क्लास, आराम से सोचिए, 10 सेकंड है आपके पास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीकर। पर्यटन की बात आते ही हमारे दिमाग में गुलाबी नगर जयपुर के भव्य महल या झीलों की नगरी उदयपुर ही आती है। सीकर का नाम सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों के मामले में आना वाकई एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। ये आंकड़े तो इतिहास या भूगोल की पुरानी किताबों में भी नहीं मिलेंगे।
और यही इस पूरी क्लास का सबसे बड़ा गेम चेंजर तथ्य है। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पर विशेष ध्यान दें। ये प्रश्न करंट अफेयर्स और राज्य की नवीनतम आर्थिक समीक्षा के महत्व को बहुत गहराई से रेखांकित करता है। जो विद्यार्थी पुरानी किताबों या सामान्य धारणा के आधार पर उत्तर देंगे, वो निश्चित रूप से जयपुर या उदयपुर को चुनेंगे। लेकिन राजस्थान सरकार की 2024-25 की नवीनतम आर्थिक समीक्षा के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक घरेलू पर्यटक सीकर जिले में आए हैं, जिसका मुख्य कारण वहां के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हो सकते हैं। ये प्रश्न ये साबित करता है कि आप केवल इतिहास और संस्कृति का पुराना ज्ञान लेकर ही सफल नहीं हो सकते। आपको वर्तमान आधिकारिक आंकड़ों, विशेषकर आर्थिक समीक्षा से पूरी तरह अपडेट रहना होगा। बिल्कुल सही बात है। तो विद्यार्थियों, इसके साथ ही हमारे आज के ये 10 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका गहराई से किया गया विश्लेषण यहीं पूरा होता है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आज की इस लाइव क्लास में आपने न केवल सही उत्तर जाने होंगे, बल्कि प्रश्नों को हल करने का सही दृष्टिकोण भी सीखा होगा। मैं आप सभी विद्यार्थियों की मेहनत, लगन और पूरे अध्ययन सत्र के दौरान इस तरह ध्यान केंद्रित करने की क्षमता की सराहना करती हूँ। याद रखिए, परीक्षा में सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसी तरह लगातार अभ्यास करने से, प्रश्नों की प्रकृति को समझने से और विकल्पों का सही विश्लेषण करने से ही आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। क्लास समाप्त करने से पहले मैं सभी विद्यार्थियों को एक महत्वपूर्ण विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। आज के इन 10 प्रश्नों को अगर आप समग्र रूप से देखें, तो एक बात बिल्कुल साफ होकर उभरती है। परीक्षा का पैटर्न किसी एक किताब या एक विषय में नहीं बंधा है। ये चित्तौड़गढ़ के कीर्ति स्तंभ जैसे इतिहास के पन्नों से शुरू होकर गोडालिया जैसी जमीनी ग्रामीण परंपराओं को छूता हुआ सीधे 2024-25 की नवीनतम आर्थिक समीक्षा के पर्यटन आंकड़ों तक फैला हुआ है। आपको खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या आप अपनी तैयारी में इस तरह का एक मजबूत संतुलन बना पा रहे हैं? क्या आपका ध्यान इतिहास की गहराई के साथ साथ वर्तमान के बदलते आंकड़ों पर भी उतना ही केंद्रित है? इस संतुलन को साधने पर गंभीरता से विचार कीजिएगा, क्योंकि यही वो अंतर है जो एक साधारण विद्यार्थी और एक टॉपर के बीच होता है। बहुत ही विचारोत्तेजक और सटीक सवाल है ये। क्लास के लिए विद्यार्थियों, इस प्रश्न पर जरूर सोचिएगा और अपनी पढ़ाई की रणनीति को उसी के अनुसार ढालिएगा। अंत में मैं एक बार फिर पूरे जोश और उत्साह के साथ आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आई है और आप अपनी तैयारी को ऐसी ही मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, तो BST रैंकर जोन YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस लाइव क्लास को लाइक करें और अपने उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इस परीक्षा की दिन रात तैयारी कर रहे हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले अध्ययन सत्र में कुछ और नए, चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी तैयारी को नई ऊंचाइयां देते रहिए। धन्यवाद।